हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? एग्जाम का टेंशन लेने का आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड क्लास 12 का आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट लोगों का एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। 13 फरवरी से क्लास 12 का आर्ट्स वालों का इंग्लिश का एग्जाम है और 14 फरवरी को कॉमर्स और साइंस वालों का इंग्लिश का एग्जाम है। तो इंग्लिश का हम लोग लास्ट प्रिपरेशन करने वाले हैं। जो हम लोगों को एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन को हम लोग सिर्फ करेंगे। और आज आज हम लोगों का 12 फरवरी है। कल ही जो है वो इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है आर्ट्स वालों का। और मैं आप लोगों को आज टोटल 4 वीडियो लेकर के आऊंगा, जिसको देख के आपको एग्जाम में जाना है, जिससे आपका एग्जाम में सारा का सारा 30 एमसीक्यू पूछेगा। एक वीडियो जो अभी आ रहा है, ये वीडियो आपका पूरा का पूरा फ्लेमिंगो बुक का स्टोरी होगा। दूसरा जो वीडियो आएगा वो पूरा का पूरा फ्लेमिंगो बुक का पोयम होगा। तीसरा जो वीडियो आएगा वो पूरा बिस्तास बुक का होगा। और चौथा जो वीडियो आएगा वो हम लोगों का एडवांस राइटिंग स्किल का एमसीक्यू होगा। इतना कर लेने से आपका मॉडल पेपर पूरा हो जाएगा, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरा हो जाएगा, आपका परख पूरा हो जाएगा, साथ ही साथ पूरा बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, आप लोगों का टेस्ट हो जाएगा, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, सब चीज हो जाएगा। तो आज पूरा दिन आप लोगों को जो एमसीक्यू पढ़ना है, हम जो पढ़ा रहे हैं वही एमसीक्यू आपको पढ़ना है। इससे ज्यादा और आप लोगों को कुछ भी एमसीक्यू देखने का या पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जितना करा दिए वो मच मोर देन इनफ है। 100 का 100% एमसीक्यू वहीं से पूछेगा। एडवांस राइटिंग स्किल पढ़ा दिए हैं। बुक का 3-3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो हम डाल चुके थे, जिसमें 50 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर लिंक आएगा, वहां से देख लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा, उसको भी देख लेना, ताकि सब्जेक्टिव में भी आपका फुल में फुल नंबर स्कोर हो सके। तो चलो आओ जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्लेमिंगो बुक का कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग जो जो पढ़ चुके होंगे आप लोगों का टेस्ट भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, बड़ा मजा आएगा। और आज पूरा दिन इतना पढ़ के जाना, तो कल और परसों आपको एग्जाम में कुछ भी परेशान होने का जरूरत नहीं है। चलो पहला क्वेश्चन आते हैं। हम लोग का जो पहला चैप्टर है फ्लेमिंगो बुक का वो है द लास्ट लेसन, जिनके ऑथर का नाम है अल्फोंस डोटेड। आपको सभी ऑथर और पोएट का नाम याद रखना होगा। पहला क्वेश्चन, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट विच ह्यूमन टेंडेंसी। ये जो हम लोगों का स्टोरी है द लास्ट लेसन, वो कुछ ह्यूमन टेंडेंसी के बारे में बताता है। तो ये हम लोगों का बताता है प्रोक्रास्टिनेशन। अब देखो एग्जाम का लास्ट प्रिपरेशन है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप पहले से मेरे साथ साथ कुछ ना कुछ पढ़े हो। तो हम अभी आंसर को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम उसका आंसर डायरेक्ट बताते जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, आप लोगों को भी अभी बस याद रखना है, उसका एक्सप्लेनेशन में अभी आप लोगों को फंसना नहीं है। ठीक है, ये आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बोल रहा है व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज इन द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन पे एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा? मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, हाँ कहा था। क्लियरिस्ट लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज, कहा था। लॉजिकल लैंग्वेज है, बिल्कुल कहा था। यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहा था। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो जी क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोगों को क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 पे बोल रहा है व्हाई डिड एम हेमल ब्लेम हरसेल्फ। एम हेमल जो थे वो खुद को ब्लेम क्यों करते हैं? क्या हो गया था ऐसा जो एम हेमल ब्लेम करते हैं? तो एम हेमल इसलिए खुद को ब्लेम करते हैं, वो बोलते हैं गिविंग स्टूडेंट्स ए हॉलीडे एट टाइम्स। यानी जब हमको आप लोगों को पढ़ाना होता था, तो पढ़ाने के समय में हम तुम लोगों को छुट्टी दे दिया करते थे। इस वजह से एम हेमल खुद को ब्लेम करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन स्टोरी जो है वो किसके इर्द गिर्द उसको सेटअप किया गया है? तो लास्ट लेसन स्टोरी जो है ये फ्रेंको पार्सियंस वार के बीच में बताया गया है। किसके किसके बीच? फ्रेंको पार्सियन वार के बीच में बताया गया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे बोल रहा है फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हेमल सर्व द स्कूल। एम हेमल पिछले कितने सालों से अपनी सेवा स्कूल में दे रहे थे, मतलब वो कितने सालों से स्कूल में पढ़ा रहे थे? तो वो लास्ट 40 ईयर से, पिछले 40 सालों से वो स्कूल में पढ़ा रहे थे। कौन सा भाषा पढ़ा रहे थे? तो वो पिछले 40 सालों से फ्रेंच लैंग्वेज वो स्कूल में पढ़ाया कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है हु सेट ऑन द बैक बेंच ऑन द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन ये हम लोगों का 2023 का एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। लास्ट लेसन में जो है वो पीछे बेंच में, क्लास के पीछे बेंच में कौन लोग आके बैठे थे? तो द विलेजर्स पीपल, गांव के जो लोग थे वो आए हुए थे, बैठे हुए थे। क्या करने वो लोग आए थे? तो एम हेमल को वो लोग ग्रेटाट्यूड देने के लिए आए थे। एम हेमल को क्या देने आए थे? वो लोग ग्रेटाट्यूड देने के लिए वो लोग आए हुए थे, क्योंकि एम हेमल का उस दिन स्कूल में लास्ट डे था।
क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल। जब फ्रेंच उस दिन स्कूल पहुंचा तो वो स्कूल में क्या देखता है? तो वो स्कूल में देखता है स्ट्रेंज क्वाइटनेस। स्कूल में चारों ओर एकदम क्या था? शांति था, चारों ओर एकदम स्ट्रेंज क्वाइटनेस था। आगे क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट डिड एम हेमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन लास्ट डे इन स्कूल। एम हेमल लास्ट दिन पे अपने साथ स्कूल में क्या लेके आए थे? एम हेमल अपने साथ स्कूल में लास्ट डे न्यू नोटबुक्स लेकर के आए थे, जो वो सभी लोगों को, बच्चों को और विलेजर्स लोगों को बांटे थे। तो न्यू नोटबुक लेकर के एम हेमल आए थे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे बोला गया है एम हेमल इज इंट्रोड्यूस्ड एज ए रूरल बिल्डिंग टीचर, दिस डेमोन्स्ट्रेट दैट। एम हेमल को बहुत ही कठोर टीचर के रूप में बताया गया है। क्यों? ये इस चीज का एम हेमल के बारे में ये क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है ही इज ए हार्ड टास्क मास्टर, यानी वो जो भी होमवर्क अपने बच्चों को दिया करते थे उसको चेक बहुत स्ट्रिक्टली तरीके से करते थे, और जो होमवर्क करके नहीं आता था एम हेमल उनको पनिशमेंट भी देते थे। तो यहाँ एम हेमल को जो रूरल वेल्डिंग टीचर बोला गया है वो इसलिए बोला गया है क्योंकि वो एक हार्ड टास्क मास्टर हैं। वो बहुत ही हार्ड हार्ड होमवर्क स्टूडेंट लोगों को देते थे और होमवर्क को चेक भी अच्छा से किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 10 हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन ऑथर है हम लोगों के अल्फोंसो डॉटेड। कौन है? अल्फोंसो डॉटेड। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 पे बोल रहा है फॉर द लास्ट 2 इयर्स कम फ्रॉम वेयर डिड ऑल द बेड न्यूज। यानी पिछले 2 सालों से सारा का सारा बेड न्यूज कहां पे आता था? तो सारा का सारा बेड न्यूज जो है वो नोटिस बोर्ड में आता था, और ये जो नोटिस बोर्ड था उसी को बोला जाता है द बुलेटिन बोर्ड। यानी सारा का सारा बेड न्यूज जो है उसी नोटिस बोर्ड में, उसी बुलेटिन बोर्ड में आता था। हम लोग कौन कौन सा बैटल हार गए, कितना लोग हम लोग गुलाम बन गए, क्या कमांडिंग ऑफिसर का क्या ऑर्डर आया है, बर्लिन से क्या ऑर्डर आया, हर चीज, हर बेड न्यूज इसी नोटिस बोर्ड में यानी इसी बुलेटिन बोर्ड में होता था। आगे क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया है डोंट गो सो फास्ट। तुम इतनी स्पीड में मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। अगर तुम स्कूल जाओगे भी तब भी तुमको सजा तो मिलेगा ही मिलेगा। इसका मतलब है कि अर्ली इनफ, यानी स्कूल जाने का जो समय है वो समय अब पूरा हो चुका है, अर्ली इनफ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया है फ्रेंच लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटीज टू स्किप स्कूल टू डू व्हाट। फ्रेंच जो है वो स्कूल से बंक मार दिया करता था और स्कूल छुट्टी मार के भाग जाता था, क्या करने के लिए? तो वो भाग जाता था आपका क्या करने के लिए? कलेक्ट बर्ड्स एग, चिड़ियों का अंडा को कलेक्ट करने के लिए वो भाग जाया करता था। ठीक है, एक सेकंड देना हमको। चिड़ियों का अंडा को यानी बर्ड्स एग्स को कलेक्ट करने के लिए वो भाग जाया करता था। चिड़ियों के अंडे को यानी कि बर्ड्स एग्स को कलेक्ट करने के लिए वो भाग जाया करता था। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बोला जा रहा है व्हाट वाज एम हेमल गोइंग टू क्वेश्चन अबाउट फ्रेंच अबाउट। एम हेमल जो है वो फ्रेंच से किस चीज के बारे में सवाल पूछने वाला था? तो वो पार्टिसिपल्स के बारे में पूछने वाला था। किसके बारे में? पार्टिसिपल्स के बारे में पूछने वाला था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है व्हाट वाज फ्रेंच बैंकिंग ऑन द एंटर द स्कूल ही वाज लेट। जब फ्रेंच स्कूल लेट से पहुंचा तो वो स्कूल पहुंच के क्या देखता है? तो वो स्कूल पहुंच के देखता है कोमोशन इन द क्लास। कोमोशन मतलब होता है साइलेंट, पूरा का पूरा क्लास एकदम शांत था, पूरा का पूरा क्लास एकदम चुपचाप था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हो गया हम लोगों का पहला चैप्टर खत्म। देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, सिर्फ हम वही बता रहे हैं क्योंकि इससे पहले हम लोग बहुत सारा चीजों को पढ़ चुके हैं। तो अब बारी है क्विक रिवीजन करके समराइज तरीके से चीजों को पढ़ने का और उन्हीं चीजों को पढ़ने का जो हमारे एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ उसी चीजों को पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा बाकी चीजों को पढ़ने का फिलहाल अभी हम लोग के पास समय नहीं है। तो हम भी सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे जिसका नाम है लोस्ट स्प्रिंग और उनके ऑथर हैं एनिस जंग। ठीक है, चलो अब आते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हम लोगों को पूछ रहा है व्हाट फोर्सेस चिल्ड्रेन टू लिव ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से बच्चों लोगों के साथ शोषण होता है और शोषण वाला जिंदगी जीने को मजबूर है बच्चा? तो उसका रीजन है पॉवर्टी। आप अगर इस स्टोरी को सुने होंगे तो साहेब आलम और मुकेश दोनों ही गरीब परिवार से बिलोंग करता था और बचपन में ही उन लोगों को अपनी गरीबी की वजह से काम करना पड़ा था। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा पॉवर्टी। आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
क्वेश्चन नंबर 2 पे बोल रहा है द रेक पीकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, रेक पीकर्स के पास कोई आइडेंटिटी नहीं था बट दे हैव राशन कार्ड, लेकिन उन लोगों के पास राशन कार्ड था। क्वेश्चन नंबर 3 पे बोला जा रहा है द सिटी इज फिरोजा द सिटी ऑफ, यहाँ थोड़ा छूट गया, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस, सॉरी विच सिटी इज फिरोजाबाद फॉर ग्लास बेंगल्स, कौन सा शहर चूड़ियों के लिए फेमस था? तो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है फिरोजाबाद। कौन सा? फिरोजाबाद, जहां से मुकेश बिलोंग करता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर पे बोल रहा है वेयर हैव साहेब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम, साहेब और उसका परिवार कहां से आया था? तो साहेब और उसका परिवार बांग्लादेश का राजधानी ढाका से आया था। कहां से आया था? ढाका से। और इंडिया में आके वो कहां रह रहा था? इंडिया में आके वो सीमापुरी में रह रहा था। ठीक है, इंडिया में आके कहां पे रह रहा था? सीमापुरी में रह रहा था। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस क्यों था? तो सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस था अपना ग्लास बेंगल्स के लिए, अपनी चूड़ियों के लिए सिटी ऑफ फिरोजाबाद जो था वो फेमस था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है हु इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, कौन अपने खुद का मन मर्जी का मालिक बनना चाहता था? तो खुद का मन मर्जी का मालिक मुकेश बनना चाहता था। वो बड़ा होकर के एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ठीक है, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर पे बोल रहा है हु डू यू थिंक साहेब इज रेफरिंग टू एज दे इन द सेंटेंस गिवन बिलो, यहां एक सेंटेंस दिया है, इस सेंटेंस में साहेब ये दे करके किसको इंडिकेट कर रहा है? तो सेंटेंस है व्हेन दे विल बिल्ड वन, मतलब जब वो लोग बना लेंगे आई विल गो, तब मैं चला जाऊंगा। वो लोग का मतलब यहां किसको बताया गया है? तो वो लोग का मतलब है द ऑफिशियल्स। साहेब बोलते हैं कि जब वो लोग स्कूल बना लेगा तो हम स्कूल चले जाएंगे। ठीक है, द ऑफिशियल्स को बोला गया है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है? साहेब्स मॉनिटरिंग एंड लुकिंग अवे सजेस्ट हीज, तो इसका राइट आंसर होगा हीज एक्साइटमेंट। क्या बताता है? उसके एक्साइटमेंट को बताता है। 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 पे बोला गया है व्हाट डू मुकेश वांट टू बिकम, मुकेश बड़े होकर के क्या बनना चाहता था? मुकेश वांट टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, मुकेश क्या बनना चाहता था? एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ठीक है, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 10 फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री, फिरोजाबाद किस चीज का सेंटर इंडस्ट्री है? तो फिरोजाबाद सेंटर इंडस्ट्री है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, मतलब कांच और शीशा पिघला के चूड़ी बनाने का इंडस्ट्री है वो। ठीक है, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। आगे क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है? वन डे, एक दिन साहेब वाज सीन बाय द ऑथर, एक दिन ऑथर ने साहेब को देखा वाचिंग सम यंग मैन प्लेइंग, और उस समय साहेब कुछ लड़कों को खेलते हुए देख रहा था। क्या खेलते हुए देख रहा था? टेनिस। कुछ लड़के टेनिस खेल रहे थे और उसी समय साहेब उन बच्चों को टेनिस खेलते हुए देख रहा था। उस समय ऑथर जो है उनका नजर साहेब पे पड़ता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका टेनिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट वाज साहेब लुकिंग फॉर, साहेब जो है वो हमेशा गार्बेज में किस चीज को खोजा करता था? तो साहेब हमेशा खोजा करता था गोल्ड को। हमेशा किसकी तलाश में होता था? गोल्ड की तलाश में वो होता था। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन, ऑथर के अनुसार ये जो गार्बेज है वो चिल्ड्रंस के लिए क्या था? तो गार्बेज चिल्ड्रंस के लिए था ए वंडर प्लेस, ए वंडर प्लेस। और वहीं बड़े लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए वो मीन्स ऑफ सर्वाइवल था, मीन्स ऑफ सर्वाइवल, सर्वाइवल का जरिया था बड़े लोगों के लिए। और साहेब और उनके जैसे बच्चों के लिए ये एक वंडर प्लेस था। क्या था? ये एक वंडर प्लेस था, लेकिन बड़े लोगों के लिए वो सर्वाइवल का एक जरिया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 पे बोल रहा है व्हाट कंपेल्स द वर्कर्स इन द बेंगल्स इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद टू पॉवर्टी, फिरोजाबाद में जितने भी लोग चूड़ी बनाने का काम करते थे उनकी गरीबी का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो उनकी गरीबी का सबसे बड़ा कारण इनमें से सभी था। यानी वहां के कास्ट कास्ट सिस्टम वहां पे बहुत होता था, कर्मा थ्योरी ऑफ सोसाइटी पे बिलीव करते थे, और वहाँ के जो बिचौलिया लोग थे, मतलब ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन थे, वो उनको आगे बढ़ने देते ही नहीं थे। इसीलिए इन ये सभी जो रीज़न है उन लोगों का पुअरनेस का, इस वजह से वहाँ के लोग जो हैं वो गरीबी में, पॉवर्टी में जीते थे।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बोला गया है व्हाट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी। सीमापुरी के लोगों का जीवन व्यापन करने का, जीने का, पैसा कमाने का जरिया क्या था? रेक पिकिंग करना, कूड़ा कचरा चुनना और उसको बेचना। ठीक है, यही उनका सर्वाइवल का एकमात्र जरिया था। क्वेश्चन नंबर 16। बोला गया है व्हाई डिड साहेब आलम नॉट गो टू स्कूल। साहेब आलम, जिसका नाम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, साहेब आलम स्कूल इसलिए नहीं जाता था क्योंकि उसके पास स्कूल में देने के लिए पैसा नहीं था। वांटेड टू, और रुको रुको, क्योंकि उसके पास स्कूल में देने के लिए पैसा नहीं था। ही हैड नो मनी टू पे फीस। उसके पास स्कूल में देने के लिए पैसा नहीं था। ठीक है, आगे हो गया चैप्टर 2 खत्म। चैप्टर 3 पे जल्दी जल्दी करेंगे, समय कम है और आज 4-4 वीडियो आप लोगों के लिए लेके आना है। तो अब हम लोग भाई सब चीज तो डिटेल में पढ़ चुके हैं। क्विक रिवीजन, इंटेंस मतलब इंस्टेंट तैयारी है, इसलिए थोड़ा माइंड को ट्रिगर करके रखना है हम लोगों को। ठीक है ना, ये नहीं कि ये सर आप तो इतना स्पीड में बोल 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 के भाग जा रहे हो, क्योंकि अब हम लोग सब चीज पढ़ लिए है ना बाबू, तो हम लोगों को जल्दी जल्दी पढ़ना है। डीप वाटर, जिनके ऑथर हैं विलियम ओ डगलस। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का बोला गया है व्हेनेवर टेरर स्टेक अगेंस्ट डगलस कुड स्टार्ट। जब पानी में डूबने का डर डगलस को दोबारा से सताता था तो डगलस क्या करना स्टार्ट करता था? तो डगलस टॉकिंग टू टेरर, टेरर से बात करने लगता था। कई जगह आपको इसका आंसर मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा, लेकिन इसका राइट आंसर होगा टॉकिंग टू टेरर। वो टेरर से बात करने लगता था कि अच्छा तुमको क्या लगता है, तुम अब हमको डराएगा? अब तो हम तैरना सीखेंगे। ठीक है, टेरर से वो बात करने लगता था। क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर पे क्या बोल रहा है? फॉर हाउ मेनी इयर्स हैड द ऑथर टॉट इन द हाई स्कूल इन याकिमा। याकिमा के स्कूल में ऑथर यानी विलियम ओ डगलस पिछले कितने सालों से पढ़ा रहे थे या सीख रहे थे? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। लगभग वो 2 सालों से वहां पे कर रहे थे। 2 इयर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखो क्या बोल रहा है। बोला गया है व्हाई डिड डगलस गो टू स्विमिंग एट लेक वेंथवर्थ। सॉरी, विलियम ओ डगलस जो है वो लेक वेंथवर्थ में जा करके वो 2 माइल्स वहां पे तैरा था। तो वो वहां पे जाके 2 माइल्स क्यों तैरा? तो इसलिए तैरा क्योंकि वो जब तैरना सीख चुका था तो वो ये जानना चाहता था कि मेरे अंदर से पानी का डर भागा है या नहीं, कहीं हम पानी में डूबेंगे तो नहीं, हम अपने डर को कॉन्करर किए हैं कि नहीं। तो इसीलिए टू नो फॉर एंश्योर दैट ही हैड ओवरकम हिज फियर ऑफ ड्रॉइंग वाटर, कि हमको पानी में डूबने का डर खत्म हो गया है और हम तैरना सीख गए हैं। इसलिए इसलिए वो तैरने के लिए लेक वेंथवर्थ झील गया जो कैलिफोर्निया में है, और वहां वो लगभग 2 माइल्स वहां पे वो तैरा था। कितना माइल्स तैरा था? 2 माइल्स वहां पे वो तैरा था। क्लियर है? आगे डीप वाटर इज एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम। ये जो स्टोरी है डीप वाटर वो कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑफ मैन एंड माउंटेन। इस नोवेल से बोल लो या इस स्टोरी का ये पार्ट है, ऑफ मैन एंड माउंटेन। ठीक है, एंड द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी इस स्टोरी से लेके इंडिगो बना है। क्या बना है? इससे लेकर के इंडिगो बना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बोला गया है व्हाट इज हाउंटिंग द ऑथर। ऑथर को कौन सा चीज का डर हमेशा सताता था? तो उसको टेरिबल एक्सपीरियंस इन द पूल। वो जो लड़का उसको स्विमिंग पूल में फेंक दिया था, जहां विलियम डगलस मरते मरते या डूबते डूबते बच गया था, तो वो डर हमेशा उसको परेशान करता था, वो डर हमेशा उसको डराता था। क्वेश्चन नंबर 6। एट द एंड ऑफ द एक्सपीरियंस डगलस फेल्ट। लास्ट में जब डगलस तैरना सीख गया तो डगलस को कैसे फील हुआ? डगलस को बहुत ही रिलीज फील हुआ, सुकून। चलो फाइनली हम तैरना सीख गए। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर होगा रिलीज्ड। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बोल रहा है द मिस एडवेंचर एट द YMCA पूल हैपेंड व्हेन। विलियम डगलस के साथ जो है वो स्विमिंग पूल पे मिस एडवेंचरस हुआ। कब? जब उस समय डगलस वाज अकम्पनीड बाय फ्रेंड। जब उस समय डगलस दोस्तों के साथ था? नहीं। ही वाज विथ हिज फादर। वो अपने फादर के साथ था? नहीं। ही वाज अलोन। हाँ, वो उस समय पूल में क्या था? अकेला था। अकेला था तब उसको वो बच्चा उठा के फेंक देता है पानी में, मतलब स्विमिंग पूल में फेंक देता है। क्वेश्चन नंबर 8। 8 पे क्या बोल रहा है? ऑल वी हैव टू फियर इटसेल्फ। हम सभी लोग जिस चीज से डरते हैं वो डर है, डर ही है जो हम लोग को डराता है। ये स्टेटमेंट कौन बोला था? तो ये स्टेटमेंट अमेरिका का प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने कहा था। किसने कहा था? अमेरिका का प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने इस बात को कहा था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पूछा गया क्वेश्चन है ये, और मोस्ट प्रोबेबल चांस है आप लोगों को एग्जाम में फिर एक बार ये क्वेश्चन पूछेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर पे आते हैं। व्हाट डू यू
व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? तुमको क्या लगता है कि तुम हमको अभी भी डराएगा? तुमको क्या लगता है तुम बार-बार ऐसा करेगा? दीज़ वर्ड स्पीक बाय डगलस। ये बात डगलस बोलता है। किसको? अपने अंदर के डर को बोलता है वो। जब-जब उसको पानी में डूबने का डर सताता है तो बोलता है, "अच्छा तुमको क्या लगता है तुम हमको डराएगा, डुबाएगा?" ना, अपना टेरर से वो बोलता है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10। 10 पे आते हैं, व्हाट डिड विलियम ओ डगलस डिज़ायर फॉर? विलियम ओ डगलस का डिज़ायर क्या था? विलियम डगलस क्या चाहता था? तो विलियम डगलस चाहता था कि वो क्या करे? स्विमिंग करना सीखे। क्या करना सीखे? स्विमिंग करना सीखे, टू लर्न स्विमिंग। वो तैरना सीखना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है वाईएमसीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वाईएमसीए का फुल फॉर्म होता है यंग मेंस ऑफ क्रिश्चियन एसोसिएशन। यंग मेंस ऑफ क्रिश्चियंस एसोसिएशन। यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है? आगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। बोला जा रहा है द 9 फीट सीम्ड टू डगलस लाइक। वो जब बच्चा, वो जो लड़का 18 साल का लड़का जब उसको उठा के स्विमिंग पूल में जिधर 9 फीट गहरा है, जब वहां उसको फेंक देता है तो उस विलियम डगलस को 9 फीट भी 90 फीट के बराबर लगता है। 9 फीट भी कितना के बराबर लगता है? 90 फीट के बराबर लगता है। कितने फीट के बराबर लगता है? 90 फीट के बराबर रहता है। जबकि वो 9 फीट था, लेकिन विलियम डगलस को 90 फीट के बराबर वो लगता है। ठीक है? आगे। क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया है व्हेन डिड द राइटर गो व्हेन ही वाज 3 और 4 इयर्स ओल्ड इन द स्टोरी? वेयर डिड, सॉरी, विलियम डगलस जब 3-4 सालों के थे उस समय वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच गए थे। कहाँ गए थे? कैलिफोर्निया बीच गए थे। वाशिंगटन डीसी में लेक वेंटवर्थ झील है। ठीक है? कैलिफोर्निया गए थे अपने फादर के साथ जब उनके साथ पहला मिस एडवेंचरर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर पे बोल रहा है, बोला गया है थ्रू डगलस वाज फ्राइंटेड ही वाज नॉट। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आउट ऑफ हिज विड्स। आगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 पे आते हैं बोला गया है व्हाई डिड डगलस मदर्स रिकमेंडेड दैट ही शुड लर्न स्विमिंग एट वाईएमसीए स्विमिंग पूल? विलियम डगलस को उनकी मां ने रिकमेंड क्यों किया था कि तुम तैरने के लिए वाईएमसीए स्विमिंग पूल में ही जाके सीखना? इसलिए क्योंकि बिकॉज़ इट वाज शैलो एंड सेफ, क्योंकि वहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा छिछला है। छिछला मतलब कम गहरा है, वहाँ तुम डूबेगा नहीं और साथ ही साथ वो तुम्हारे लिए सेफ भी है। इसलिए विलियम डगलस उसको रिकमेंड करती है कि तुम जाके वाईएमसीए स्विमिंग पूल में ही जाके तैरना सीखना। क्वेश्चन नंबर 18 डगलस कोल सिम। डगलस अपने आप को क्या बोलता था? तो डगलस आपको अपने आप को मानता था ए ब्यूटीफुल स्पेसिमेन पर्सन। वो बोलता था कि हम शारीरिक रूप से कुछ खास ज्यादा कमजोर नहीं थे, मेरा शरीर एकदम अच्छा था, लंबा चौड़ा अच्छा खासा मेरा शरीर था। ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन। ठीक है? हो गया हम लोगों का चैप्टर नंबर 3 भी खत्म। अब बताओ आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो नीचे कमेंट करके बताओ। आप अभी तुरंत बताओ कि हाँ सर मजा आ रहा है। ऐसे ही जल्दी-जल्दी फ्लेमिंगो, विस्तास, एडवांस राइटिंग स्किल करवा दो। अगर मजा आ रहा है तो नीचे कमेंट करके बताओ और लाइक ज़रूर करना और अपने सभी दोस्तों के बीच आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुँचा दो। क्योंकि अगर आप इंग्लिश में चाहते हो कि 90% या उससे ज़्यादा नंबर लाए तो हम जो-जो चीज़ करवाए हैं वो करो और ये तो आप ज़रूर करना ही करना। बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे जिसका नाम है द रेड ट्रैप, जिनके पोएट हैं सेल्मा लेगरलोफ। ठीक है, आओ चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। हम बोलते-बोलते नहीं थकेंगे, बस आप पढ़ते-पढ़ते नहीं थकना, क्योंकि पढ़ना आप ही को है, लास्ट टाइम मेहनत है ये। एग्ज़ाम में आपको बैठना है, ये लास्ट मेहनत है और जो जितना ज़्यादा घिसेगा वो उतना ज़्यादा चमकेगा। अगर आपको सूरज का तरह चमकना है, तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा। यही वो टाइम है जलने का। इसमें जितना ज़्यादा जलोगे, रिज़ल्ट आने के बाद उतना ही ज़्यादा चमकोगे। ठीक है? व्हिच गेम डिड द पेडलर एंड द ओल्ड मैन प्ले? यानी कि पेडलर और क्रोफ्टर मिल करके उस दिन कौन-सा गेम खेलता है? तो दोनों मिलके मिज़ोली खेलता है। मिज़ोली यानी एक तरीके का ताश। मिज़ोली मतलब एक तरीके का ताश वो दोनों मिलके खेलता है। क्वेश्चन नंबर 2। 2 पे बोल रहा है इन द पेडलर्स व्यू। पेडलर के व्यू से व्हाट डज़ द वर्ल्ड लुक लाइक? ये दुनिया पेडलर के व्यू से कैसा दिखता था? तो पेडलर हमेशा बोलता था होल्ड वर्ल्ड इज नथिंग जस्ट लाइक ए रेड ट्रैप। उनका मानना था कि ये पूरा दुनिया एक कुछ नहीं है, बस एक बड़ा सा चूहादानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे बोल रहा है व्हाई डिड द क्रोफ्टर शो हिज पाउच टू द पेडलर? क्रोफ्टर जो है वो 30 क्रोनोर जो पाउच में रखा था वो पेडलर को क्यों दिखाता है? तो वो दिखाता है शेयर टू शेयर फीलिंग्स ऑफ प्राइड, ताकि वो बता सके कि
तुम तो कुछ नहीं कमाया है, हम तो देखो 30 करोड़ कमा के रखे हैं, मेरे पास तो इतना प्रॉपर्टी है। यही दिखाता है, इसीलिए मूड खराब हो जाता होगा क्रॉफ्टर का, 30 करोड़ पेडलर का मूड खराब हो जाता होगा, 30 करोड़ चोरी करके भाग जाता है वो। हालाँकि बाद में वापस भी कर देता है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है हाउ मच मनी हैड द पेडलर स्टोरन फ्रॉम द क्रोफ्टर। पेडलर ने क्रोफ्टर से कितना करोड़ चोरी किया था? 30 करोड़ चोरी किया था। कितने करोड़? 30 करोड़ चोरी किया था। क्वेश्चन नंबर 5 वा हाउ डिड द क्रोफ्टर ट्रीट द पेडलर। क्रोफ्टर जो है वो पेडलर को किस तरीके से ट्रीट करता है? एकदम बिल्कुल फ्रेंडली मैनर से बोलता है, वेलकम करता है, साथ में मिलके जुआ खेलता है, मिजोली खेलता है, दलिया खाता है, तंबाकू फूकता है, बातचीत करता है, लास्ट में सो जाता है। एकदम फ्रेंडली मैनर से बिहेव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है व्हाट डज द रेड ट्रेप सेलर हैव टू डू टू मेक बोथ एंड्स मीट। अपना जिंदगी को जीने के लिए रेड ट्रेप सेलर यानी कि पेडलर क्या क्या करता था? तो पेडलर कभी कभी चोरी भी किया करता था और कभी कभी भीख भी मांगा करता था। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भीख भी मांगा करता था और कभी कभी चोरियां भी वो किया करता था। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 पे देखो बोल रहा है व्हाट अर्न्स द सिंपैथी ऑफ द रीडर्स टुवर्ड द पेडलर। हम लोग इस स्टोरी को पढ़ने के बाद भी पेडलर के लिए हम लोग गुस्सा नहीं करते कि वो चोरी कर लिया, चोरी उरी करने का काम करता था, बल्कि स्टोरी पढ़ने के बाद भी पेडलर के लिए हम लोगों के मन में सिंपैथी होता है। क्यों भाई ऐसा होता है? वो इसलिए होता है हिज सेंस ऑफ ह्यूमर एंड इनोसेंट एक्सेप्टेंस, क्योंकि वो लास्ट में अपने लाइफ को सही रास्ते पे लेके आ जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 8 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया द वर्ल्ड बीइंग ए रेड ट्रैप। पेडलर को ऐसा क्यों लगता था या कहां से उसको ऐसा लगा कि भाई ये पूरा दुनिया एक रेड ट्रैप है? तो ये लगा उसको फ्रॉम द सर्कमटेंसेस एंड मिजरेबल लाइफ कंडीशंस। वो जिस स्थिति में था और जो जीवन को वो जी रहा था उससे उसको ये आइडिया आता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखो क्या बोल रहा है व्हाई वाज ए amused what oh, sorry why was he amused by his idea of a red trap। सेम क्वेश्चन है, उसको कैसे लगता है कि ये दुनिया एक रेड ट्रैप है? इट वाज दैट एग्जैक्ट सिचुएशन एंड वाज ह्यूमेरियस। इस वजह से उसको ऐसा लगता है वो सिचुएशन में था। व्हाई डिड द पेडलर हैव टू टेक शेल्टर। पेडलर रात को ठहरने के लिए लोगों का घर क्यों ढूंढा करता था? लोगों से रात को रुकने के लिए परमिशन क्यों लेता था? क्योंकि उसके पास खुद का घर नहीं था। बिकॉज ही हैड नो हाउस, क्योंकि उसके पास अपना खुद का घर नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पेडलर। पेडलर को रात में रुकने के लिए शेल्टर कौन देता है? ओल्ड क्रॉफ्टर उसको देता है। कौन देता है जगह? एन ओल्ड क्रॉफ्टर देता है। ठीक है, एन ओल्ड क्रॉफ्टर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया है हु इज द ऑथर ऑफ द रेड ट्रैप। रेड ट्रैप के ऑथर कौन है? सेल्मा लेगरलोफ। कौन है? सेल्मा लेगरलोफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया है व्हाई डज द पेडलर थॉट्स नाइट अप वेरीज काइंड ऑफ। अरे भाई थोड़ा सा छूट गया। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बिकॉज ऑफ लोनलीनेस एंड पॉवर्टी। यानी पेडलर को ये हमेशा अगड़म बगड़म थॉट्स क्यों आता था? क्योंकि वो हमेशा अकेला रहा करता था, गरीब था बेचारा, अकेला रहा करता था, तो खुद से ही बातचीत कर लिया करता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे बोल रहा है लेटर अंत में जाके व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज। लास्ट में ऐसा क्या हुआ जिससे पेडलर फाइनली अपना लाइफ को चेंज कर लिया? तो ये हुआ था एडलास काइंडनेस एंड केयर। एडला विलमेंसन का जो काइंडनेस बिहेवियर और उसका केयर था, इस वजह से पेडलर लास्ट में डिसाइड करता है कि नहीं भाई अब तो हम अपना लाइफ को बदल करके ही रहेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। बोला गया है व्हाट डज द मेटाफोर रेड ट्रेप इन द लेसन सिग्निफाइज। तो इसका बस आप आंसर याद रख लेना, ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रैक्शन। ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रैक्शन। अब मेटाफोर क्या होता है ये सब चीज के चक्कर में आप लोग मत फंसना। ठीक है, बस याद रख लेना। ठीक है, ये पोएटिक डिवाइस होता है ये सब। चलो आगे अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 5 पे। देखो देखते देखते चैप्टर नंबर 4 तक का रिवीजन कर लिए। आई होप आप लोगों से सारा का सारा क्वेश्चन आंसर आप लोगों को समझ में आ रहा है। धड़ाधड़ करेंगे। चलो भाई, इंडिगो जिनके ऑथर कौन है? लुइस फिक्सर। चलो भाई पहला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द इंडिगो। तो भाई इंडिगो के ऑथर कौन है? लुइस फिक्सर है। इंडिगो के ऑथर कौन है? लुइस फिक्सर है। क्वेश्चन नंबर 2
2 नंबर पे देखो क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट लखनऊ। देखो इसके ऊपर 3 क्वेश्चन निकलेगा जो हम पहले भी आप लोगों को समझाते थे। पहला, एनुअल कांग्रेस का एनुअल नेशनल कन्वेंशन कहां हुआ था? तो याद रखना लखनऊ में हुआ था। दूसरा, कब हुआ था? तो 1916 को हुआ था। कितने डेलीगेट्स ने प्रतिनिधित्व किया था, पार्टिसिपेट किया था? तो 2301 प्रतिनिधि थे वहां पे। प्रतिनिधि तो नहीं बोलेंगे, अनुयायी बोलेंगे। ठीक है, 2301 याद रखना। 1916 को हुआ था, 2301 लोग था और कहां हुआ था? लखनऊ में हुआ था। कहां हुआ था? लखनऊ में, LUCKNOW, लखनऊ में। याद रखना इतना क्वेश्चन। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर वाज द ऑथर बोर्न? ऑथर, इस स्टोरी के जो ऑथर है हम लोगों के, ऑथर 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 मतलब लुइस फिक्सर। लुइस फिक्सर का जन्म कहाँ हुआ था? अरे बाप रे! ऐसा क्वेश्चन तो बुक में भी कहीं नहीं था। लुइस फिक्सर के बारे में पूछ दिया ना। चलो देखते हैं लुइस फिक्सर जो था, लुइस फिक्सर का जन्म कहाँ हुआ था? लुइस फिक्सर का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो भाई, लुइस फिक्सर अमेरिका से थे ना, अमेरिका, फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया कहाँ जन्म हुआ था उनका? फिलाडेल्फिया में जन्म हुआ था। फिलाडेल्फिया अमेरिका में है। अमेरिका। चलो आगे। इंडिगो इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर? इंडिगो जो है ये कौन सा स्टोरी से उठाया गया है? तो ये उठाया गया है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी नाम का एक स्टोरी है, एक नॉवेल है, एक बुक है, वहां से इसको उठाया गया है, इस पार्ट को। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला है व्हाट इज द मैसेज कन्वेंट इन द लेसन इंडिगो? इंडिगो का स्टोरी लास्ट में हम लोगों को क्या सिखाता है? ये बताता है वाइज एंड करेजियस लीडरशिप कैन रिजोल्व एनी प्रॉब्लम्स। यानी अगर एक नेता जिसके पास अच्छा दिमाग है और जो हिम्मत रखता है किसी चीज को बदलने का, तो अपना वो लीडरशिप क्वालिटी से बड़ा प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। और बेसिकली ये महात्मा गांधी जी के बारे में ये बात कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है व्हाई डिड एमके गांधी? एमके गांधी मतलब होता है मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम। व्हाई डिड एमके गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, फाउट इन चंपारण? यानी महात्मा गांधी जी ने चंपारण में जाके लड़ाई क्यों लड़ा, मतलब क्यों वो लड़ रहे थे वहां? तो लड़ रहे थे टू एंश्योर जस्टिस फॉर द ओपोज्ड। ओपोज्ड का मतलब होता है किसान, फार्मर्स। वहां के किसानों के साथ जो इनजस्टिस हो रहा था उनको न्याय दिलाने के लिए वो लड़ रहे थे, न्याय दिलाने के लिए वो लड़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट डज गांधीज फाइट इन चंपारण सिग्निफाइज? गांधी जी का जो चंपारण का फाइट है वो गांधी जी के किस चीज के बारे में बताता है? वो बताता है द पावर ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। वो बताता है कि वो एक कितना महान नेता थे, कितना महान लीडरशिप क्वालिटी उनमें था। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 8 राजकुमार शुक्ला वाजे। हम बोले थे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, पूछेगा राजकुमार शुक्ला के बारे में। राजकुमार शुक्ला वाजे, राजकुमार शुक्ला क्या थे? एक ए शेयर क्रोपर, ए पॉलिटिशियन, ए डेलीगेट्स, ए लैंडलॉर्ड। तो याद रखना राजकुमार शुक्ला एक शेयर क्रोपर्स थे, पॉलिटिशियन वो नहीं थे, डेलीगेट्स उसको समझा गया था। राजकुमार शुक्ला वाज बीइंग डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट, रिजोल्यूट के रूप में उसको डिस्क्राइब किया गया था, लेकिन वो एक पुअर शेयर क्रोपर यानी पुअर पेजेंट थे। ठीक है, लैंडलॉर्ड यानी कि लैंडलॉर्ड थे वो थे ही नहीं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ही वाज नॉट, ही वाज नॉट का मतलब है राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला क्या नहीं थे? पुअर, भाई गरीब तो वो थे, फिजिकल स्ट्रॉन्ग नहीं, फिजिकली वो स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इलिटरेट अनपढ़ नहीं थे। एक मिनट रुको, राजकुमार शुक्ला पुअर थे, फिजिकल स्ट्रॉन्ग, फिजिकल स्ट्रॉन्ग, फिजिकल स्ट्रॉन्ग वो नहीं थे, इलिटरेट यानी थोड़ा पढ़े लिखे कम थे, हाँ थे, रिजोल्यूट के रूप में बोला गया है। राजकुमार शुक्ला फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं थे। राजकुमार शुक्ला जी जो थे वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं थे, एकदम पतला दुबला सा वो आदमी थे राजकुमार शुक्ला, फिजिकली वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। बोला गया इन विच ईयर वाज एनुअल कन्वेंशन हेल्ड? ये तो अभी पढ़े ना भाई, 1916 को हुआ था, 1916 को ये हुआ था। आगे बोला गया है एट विच प्लेस वाज द एनुअल कन्वेंशन हेल्ड? कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था एनुअल नेशनल कन्वेंशन? लखनऊ में। आगे व्हाई डिड गांधी एग्री, व्हाई डिड गांधी चाइड द लॉयर? साइड मतलब होता है चिढ़ना, गुस्सा करना, डांटना। वो क्यों क्यों वहां के लॉयर्स को, वकीलों को डांट रहे थे? क्योंकि वहां के वकील
फॉर कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम द शेयर क्रॉपर, क्योंकि वहां के जो वकील थे वो किसानों से बहुत ज्यादा लगान वसूल करते थे, इसलिए उन पे वो चिड़े हुए थे। ठीक है, आगे। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द शेयर क्रॉपर्स, वहां के शेयर क्रॉपर्स का कंडीशन किस तरीके से था? वे आर फोर्स टू गिव 10% लैंड ऑफ इंडिगो प्लांटेशन, क्या अपने प्लांटेशन का 10% मतलब उसका जो भी जमीन है, क्या वो जमीन का 10% हिस्सा जो है उसको प्लांटेशन करने के लिए देने को कहा गया था? प्लांटेशन के लिए कहा गया था? नहीं भाई, 10% नहीं ना, 15% बोला गया था। वे आर फोर्स्ड टू गिव 15%, हाँ, 15%, मतलब उसके ज़मीनों का 50% बोला था कि आप लोगों को इंडिगो का प्लांटेशन करना होगा 15% ज़मीन में। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 नंबर पे देखिए क्या बोल रहा है? चल भाई, छोटा हो गया। 1 सेकंड देना बच्चा। अरे! क्वेश्चन नंबर 14 पे बोल रहा है, हाउ डिड गांधी हेल्प द पीजेंट्स ऑफ चंपारण, गांधी जी ने चंपारण के किसानों का मदद कैसे किया? बाय फाइटिंग एंड सिक्योरिंग जस्टिस फॉर देम, उन्होंने उनके साथ मिलकर के लड़ाइयां लड़ी और उनके लिए उन्होंने न्याय दिलाया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है, व्हाट प्रॉब्लम्स वाज फोर्स्ड बाय द चंपारण इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, चंपारण के जो शेयर क्रॉपर्स थे उनके द्वारा कौन सा प्रॉब्लम समस्या का सामना करना पड़ रहा था? वी आर फोर्स टू ग्रो इंडिगो, जबरदस्ती उन लोगों से नील का खेती कराया जाता था, जबरदस्ती उनसे नील का खेती कराया जाता था। ठीक है, चलो इंडिगो हो गया। अब आते हैं चैप्टर नंबर 6 पोएट्स एंड पेनकेक्स, जिनके ऑथर हैं अशोका मित्रन। ठीक है, चलो आओ पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पेनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द, पेनकेक कुछ नहीं था, बस एक ब्रांड नेम था किसका? मेकअप मटेरियल का, एक मेकअप मटेरियल किट है, उसका नाम था हम लोगों का पेनकेक। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर पे क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द बॉय, वहां पे जो लड़का था उसका ड्यूटी क्या था? तो वो इन सभी कामों को वो कर लिया करता था। तो ऑल ऑफ दिस, ये सभी काम वो बच्चा जो था, वो लड़का जो था, कर लिया करता था। आगे, व्हाट हैड द बॉय वांटेड टू बी, वो जो लड़का है वो क्या बनना चाहता था? तो वो सब बनना चाहता था, यहाँ से एक्टर भी बनना चाहता था, वो एक स्क्रीन राइटर भी बनना चाहता था, डायरेक्टर भी बनना चाहता था, तो वो सब बनना चाहता था। आगे, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर पे बोल रहा है, द बॉय इन द मेकअप रूम वाज जेलिसी फॉर हुम, वो लड़का जो मेकअप रूम में रहता था वो किससे जलता था? तो वो जलता था सुब्बू से। और क्यों जलता था? सक्सेस एंड हिज क्लोजनेस विद बॉस, क्योंकि वो बॉस का बहुत ज्यादा क्लोज था, इसलिए वो उससे जलता था। आगे, वाई वाज सुब्बू ए ट्रबल शूटर, सुब्बू को एक ट्रबल शूटर इसलिए बोला गया था क्योंकि उसके पास किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का गजब का क्वालिटी था। बिकॉज ऑफ हिज प्रॉब्लम रिजोल्विंग क्वालिटी, उसके पास किसी भी समस्या का हल होता था, किसी को भी कोई प्रॉब्लम होता था, वो सुब्बू से जाके डिस्कस करता था, वो उसका प्रॉब्लम का तुरंत समाधान निकाल देता था। क्वेश्चन नंबर 6, द मेकअप रूम लुक्ड लाइक ए, पूरा का पूरा मेकअप रूम जो है वो किस तरीके से दिखता था? तो वो एक हेयर कटिंग सैलून का जैसे दिखता था। इधर-उधर पूरा सामान बिखरा पड़ा था, हेयर कटिंग सैलून का जैसा वो दिखता था। क्वेश्चन नंबर 7, 7 पे बोला गया है, हाउ हू वाज हेडिंग द मेकअप डिपार्टमेंट, मेकअप डिपार्टमेंट को कौन हेडिंग करता था, मतलब कौन उसको चलाता था, किसके कंट्रोल में रहता था? तो ए बंगाली एंड लेटर वाज सक्सीड्ड बाय ए महाराष्ट्रियन, पहले उसको एक बंगाली चलाता था, फिर आगे जाकर के एक महाराष्ट्रियन के द्वारा वो ले लिया गया, एक महाराष्ट्रियन उसको फिर चलाने लगा। क्वेश्चन नंबर 8, 8 नंबर क्वेश्चन पे देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन पोएट्स एंड पेनकेक्स, पोएट्स एंड पेनकेक्स को एक तरीके का नेशनल नेशनल इंटीग्रेशन क्यों समझा गया? यानी यहाँ पे अलग-अलग जाति का, अलग-अलग धर्म के लोग बसे हुए हैं एक साथ, तो ये इसलिए है क्योंकि मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ किसको बताया गया है? मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जिमिनी स्टूडियो को, क्योंकि वहाँ पे जितने भी एक्टर्स, एक्ट्रेस, सपोर्टिंग लोग काम करते थे, सपोर्टिंग स्टाफ, वो सब अलग-अलग जाति, अलग-अलग धर्म के थे और इंडिया के अलग-अलग कोने से आए हुए थे। ठीक है? तो जिमिनी स्टूडियो को इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, मेकअप मैन कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन इनटू, जो पर्सन मेकअप करता है, वो किसी भी पर्सन का चेहरा को क्या बना देता है? एक डिसेंट मतलब होता है साधारण, साधारण से चेहरे को वो क्या बना देता है? ए ब्यूटीफुल पर्सन, मतलब मेकअप करके वो उसको एकदम झिक-झैक करके तैयार कर देता है। आगे बोला गया है इन दोज़ डे, उस समय
शूट्स आउटडोर्स परसेंट ऑफ द फिल्म वाज, उस दिन आउटडोर में लगभग 5% ही फिल्म ऐसा होता था जो आउटडोर्स में शूट किया जाता था जब जिम्नी स्टूडियो बना था। जिम्नी स्टूडियो का बॉस कौन था? जिम्नी स्टूडियो का बॉस था एस विजन। जिम्नी स्टूडियो कब बना था? 1940 को बना था। ये भी याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज। आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में, व्हाट डिड अशोका मित्रन ब्रिंग अप थ्रू हिज स्टोरी। इस स्टोरी के थ्रू अशोका मित्रन हम लोगों को क्या बताना चाहते हैं? वो बताना चाहते हैं टॉपिक्स ऑफ द मेकअप इंडस्ट्री, टॉपिक्स ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, टॉपिक्स ऑफ द मेकअप इंडस्ट्री, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों को बताना चाहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ह्यूमर एंड स्टीयर्स यूज्ड बाय द ऑथर फॉर पोएट्स एंड पेनकेक्स। पोएट्स एंड पेनकेक्स में किस तरीके के ह्यूमैनिटी के बारे में बताया गया है? ये आपका बताया गया है 12 का, मेरे ख्याल से 12 का आंसर ए होना चाहिए। 12 का, रुको हमको हमको क्वेश्चन पढ़ने दो। क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? What is the purpose of the humor in history used by the author for the poets and pancakes? हाँ, to show and highlight the human in factions and places। ठीक है, याद रखना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो आगे आते हैं क्वेश्चन पे। हु इज द ऑथर ऑफ द पोएट्स एंड पेनकेक्स? पोएट्स एंड पेनकेक के ऑथर थे अशोका मित्रन। कौन थे? अशोका मित्रन। और अशोका मित्रन क्या थे? एक तमिल राइटर थे। ठीक है, याद रखना इसको भी। चलो आगे बढ़ते हैं। विच मेकअप इज बीइंग रेफर्ड टू हियर। यहाँ किस तरीके का मेकअप को यूज किया गया है? तो मेकअप डन लुक प्रेजेंटेबल बिफोर द कैमरा। कैमरा में आने से पहले जो मेकअप में सबको तैयार किया जाता है, उस तरीके के मेकअप को यहाँ पे यूज किया गया है। आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। व्हाट डज द एक्सप्रेशन फेयरली मेजरली मीन्स? इसका मतलब होता है डिस्कम्फर्ट ऑफ द एक्टर्स इन द मेकअप रूम। मेकअप रूम में जो भी एक्ट्रेस लोग काम करती है, उन लोग जो मेकअप रूम में जो उन लोगों को डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, उसी को बोला गया है फेयरली मेजरली। ठीक है, आगे अब आते हैं चैप्टर नंबर 6 पे, जिसका नाम है द इंटरव्यू, और जिनके ऑथर हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। चलो समय नहीं गवाते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ठीक है, एकदम अच्छा से करेंगे इसको हम लोग। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, व्हाई डू द सेलिब्रिटीज फील एम्बेरेस्ड मोस्ट ऑफ्टन? सेलिब्रिटीज लोग सबसे ज्यादा एम्बेरेस्ड क्यों फील करते हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ क्वेश्चन अटैक्स ड्यूरिंग इंटरव्यू। इंटरव्यू के दौरान उन लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पर्सनल सवाल पूछ लिया, इधर उधर का सवाल पूछ लिया, जिसका जवाब वो लोग पब्लिकली देना नहीं पसंद करते हैं, तो उस समय वो लोग जो है वो एम्बेरेस्ड फील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है हाउ डज एम्बार्टो इको फाइंड सो मच टाइम टू राइट सो मच? एम्बार्टो इको को बहुत ज्यादा समय नोबेल लिखने का इसलिए मिलता था बिकॉज यूजिंग फ्री टाइम्स लाइक वेटिंग फॉर समवन या ब्रेक टाइम एक्सेट्रा। क्योंकि वो अपना फ्री टाइम में हमेशा कुछ ना कुछ लिखा करता था, जैसे कभी छुट्टी है, कभी किसी का वेट कर रहा है, ब्रेकफास्ट खा रहा है, उस समय वो इंतजार करता था। अब देखो कुछ कुछ चीज हम समझा दे रहे हैं। एम्बार्टो इको जो अपने लाइफ में अब तक टोटल 5 नोवेल लिख चुका है, वो याद रखना कितने नोवेल? 5 नोवेल। सबसे पहला वो नोवेल लिखना स्टार्ट किया 22 ईयर्स में, वो नोवेल लिखना क्या किया था? स्टार्ट किया था। और उसका पहला नोवेल जब पब्लिश हुआ तब वो 50 ईयर्स का था। उस समय इसका फर्स्ट नोवेल जो है वो पब्लिश हुआ था, और उसका सबसे पहला नोवेल था द नेम ऑफ द रोज। द नेम ऑफ द रोज। इतना 4 चीजों को आप एम्बार्टो इको के बारे में याद रखोगे। ठीक है, एम्बार्टो इको ने एम्बार्टो इको ने टोटल कितना नोबेल या स्टोरी लिखा था? 5। उन्होंने नोबेल लिखना कब से शुरू किया था? 22 साल की उम्र से शुरू किया था। उसका पहला नोवेल कब पब्लिश हुआ? 55 साल की उम्र में पब्लिश हुआ। और उसका सबसे फेमस नोवेल क्या था? द नेम ऑफ द रोज। जो एक तरीके का क्या बताएं, एक तरीके का मतलब मिस्ट्री, मर्डर मिस्ट्री टाइप का स्टोरी था, द नेम ऑफ द रोज। ये 4 चीज को आप एम्बार्टो इको के लिए याद रखोगे। ठीक है, हो गया। चलो आगे, हु इज द राइटर ऑफ द नोबेल द नेम ऑफ द रोज? अभी बताएं, नेम ऑफ द रोज के ऑथर कौन है? एम्बार्टो इको है, एम्बार्टो इको। आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। व्हाट डज वी एस नेपोल फील अबाउट इंटरव्यू? तो वे वी एस नेपोल जो थे वो इंटरव्यू के लिए क्या बोलते थे? उनके लिए जो था इंटरव्यू जो था वो हैप्पी एंड इट्स मिक्स सिंपली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट में आते हैं, व्हाट डज द न्यूपोल रिप्रेजेंट द ट्रेबल्स बुक? तो वो प्रेजेंट बुक को रिप्रेजेंट किए हैं इंप्रेशन ऑफ द कंट्री ऑफ हिज एज सेंटेंस डाइट इन इंडिया। ऑप्शन नंबर सी। देखो इस तरीके का क्वेश्चन को बस रट्टा मार लेना, कहानी खत्म।
देगा तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। व्हाट इज द प्रिमिटिव व्यू, इसको छोड़ दो, इसको करने का कोई जरूरत नहीं है, इसको करने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, हु इज राइटर अलायंस एंड वंडरलैंड, इनके जो राइटर थे वो थे आपका, अरे भाई ऑप्शन गलत तो नहीं ना छाप दिए हम कहीं गलती से। क्रिस्टोफर, ऑप्शन डी में नन ऑफ दिस नहीं होना चाहिए था। लुइस कैरोल, अगर हम नीचे दिखा पाए आप लोगों को तो रुक जाओ थोड़ा सा। हाँ, दिख रहा है नीचे लुइस कैरोल, देखो हम बता दे रहे हैं, यहाँ मिसप्रिंट हो गया हमसे। अलाइस इन वंडरलैंड, इनके जो ऑथर हैं वो हैं हम लोगों के ये लुइस कैरोल। कौन है ऑथर? लुइस कैरोल है, याद रखना ऑप्शन में हम गलती से उनका नाम ही नहीं दिए यहाँ, लुइस कैरोल है। चलो आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन पे, लुइस कैरोल ओपन दैट इंटरव्यू एंड ऑटोग्राफ क्रिएट्स, लुइस कैरोल के रिगार्डिंग जो इंटरव्यू था वो बहुत ही ज्यादा हॉरर वाला होता है। इंटरव्यू क्या होता है? बहुत ही ज्यादा हॉरर वाला। ठीक है, ये नहीं पढ़ो 9 नंबर, जो इंपॉर्टेंट है हम बस वही बताएंगे यहाँ का। रूडियार्ड क्लिपिंग, हाँ ये ठीक है। व्हाट डिड रूडियार्ड क्लिपिंग एंड हिज वाइफ एक्सप्रेशन अबाउट इंटरव्यू, उन लोगों के रिगार्डिंग इंटरव्यू जो था वो बहुत ही ज्यादा इमोर्टल एंड ऑफेंसिव था, इमोर्टल एंड ऑफेंसिव ऑफ हिज विंड पाइप। ठीक है, आगे। हु डिस्क्राइब, हु डिस्क्राइब बोल रहा है, हु डिस्क्राइब इंटरव्यू एज बीइंग द लाइक थंडर प्लिंट, तो ये बताता है रूडियार्ड्स वाइफ कैरोलिन। ठीक है, ये बोलती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही बताएंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं करना। व्हाई डिड द सेलिब्रिटी डिस्प्रेड बीन इंटरव्यूड, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं पूछेगा एक्सपेक्ट। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्टोरी है इंटरव्यू वो कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है द पिंजियन बुक ऑफ इंटरव्यूज, यहां से ये स्टोरी जो है वो लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन इंटरव्यू, इंटरव्यू के ऑथर कौन है? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर क्वेश्चन नहीं करो, 16 नंबर जरूरी नहीं है। लेसन नंबर 8, फ्लेमिंगो बुक का लास्ट, लास्ट है, जल्दी खत्म करते हैं इसको। ठीक है, गोइंग प्लेसेस, जिनके ऑथर है ए आर बर्टन। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है, हु इज जियोफ, जियोफ कौन है? तो जियोफ जो है वो सोफिया का बड़ा भाई है, सोफीज एल्डर ब्रदर, सोफी का बड़ा भाई है आपका जियोफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच कंट्री डिड डेनी प्ले फॉर, डेनी केसी किस प्लेयर, किस टीम से खेलता था? तो आयरलैंड के टीम से खेलता था, आयरलैंड से, आयरलैंड का प्लेयर था वो। व्हाइट काइंड ऑफ ए गर्ल इज सोफी, सोफी किस तरीके की लड़की थी? तो सोफी जी थी वो डे ड्रीमर थी। क्या थी सोफी? डे ड्रीमर थी। आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग आपका 4 में। व्हाट डू सोफी ड्रीम्स टेल अबाउट हर, सोफी अपने किस सपने के बारे में बताती है? दे प्रेजेंट हर अनरियल इमेजिनेशन, दे रिप्रेजेंट हर इमेच्योर नेचर, दे एक्सप्लेन हर पर्सनालिटी, दे फोरटेल हर फ्यूचर। वो हमेशा बताया करती थी दे रिप्रेजेंट हर अनरियल इमेजिनेशन, अनरियल इमेजिनेशन को वो बताया करती थी, जो चीज रियल में नहीं है उन लोगों उसको वो इमेजिनेशन करके बताया करती थी कि ऐसे हुआ वैसे हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया, हु इज द ऑथर ऑफ द गोइंग प्लेस, तो इनके ऑथर हैं ए आर बर्टन। कौन है ऑथर? ए आर बर्टन है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 नंबर पे देखो क्या बोल रहा है, आफ्टर डिस्क्राइबिंग डेनीज अपीयरेंस सोफी चूज नॉट टू टेल जियोफ अबाउट, वो बोलती है कि हम तो तुमको डेनी केसी के बारे में बताएं, लेकिन तुम डेनी केसी के बारे में किसी को भी नहीं बताना, और खासकर किसको नहीं बताना? डेनिस क्वालिफिकेशन, डेनिस ड्रेंस, हाँ डेनी के टीथ के बारे में नहीं बताना। वो बोलती है कि डेनी केसी का दांत ना पीला पीला है, हम तो तुमको बता दिए लेकिन उसका पीला दांत है बोल के तुम किसी को भी मत बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, हु इज सोफीज यंगर ब्रदर, सोफी का जो यंगर ब्रदर था, यंगर का मतलब होता है छोटा भाई, सोफी हु इज यंगर ब्रदर, सोफी का जो छोटा भाई था उसका नाम था ड्रेक। क्या नाम था उसका? छोटा भाई का नाम था ड्रेक। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे बोला गया है, विच गेम इज लाइक्ड बाय सोफी एंड हर फैमिली, सोफी और उसके परिवार के द्वारा कौन सा खेल को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था? फुटबॉल, और हमेशा सैटरडे के दिन वो लोग फुटबॉल मैच देखने जरूर जाया करता था। आगे, सोफी वांटेड टू बी ए, सोफी क्या बनना चाहती थी? ड्रेस डिजाइनर एंड इंटीरियर डेकोरेटर, फुटबॉल प्लेयर या आर्किटेक्ट। तो इनमें से सबसे पहला तो वो एक एक्टर बनना चाहती थी। क्या बनना चाहती थी? एक्टर, लेकिन एक्टर तो ऑप्शन में नहीं है, अगर नहीं है तो वो दूसरा नंबर पे बोलती है कि ड्रेस डिजाइनर बनेंगे। ठीक है, अगर एक्टर होता तो एक्टर को हम लोग टिक मारते। क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है, 10 नंबर पे बोल रहा है,
व्हाट वाज सोफीज रिप्लाई टू जेंसी? सोफी जो है वो जेंसी को क्या बोलती है? दैट शी विल गो डोर टू कलेक्ट मनी। क्या हम दरवाजा दरवाजा जाके लोगों से पैसा मांगेंगे? ही विल ओपन ओ बुटीक। हाँ, बोलती है कि वो एक बुटीक खोलेगी। हाँ, बोलती है शी विल ओपन ए ऑफिस। शी विल बिकम मैनेजर टू। हाँ, वो बोलती, ये इसका राइट आंसर होगा। वो बोलती है कि हमको जो पैसा का जरूरत होगा वो हम मैनेजर बनेंगे और मैनेजर बन करके हम वो पैसा को कमा लेंगे। ठीक है, और अपना जो ड्रीम है उसको हम पूरा करेंगे। ठीक है, बोलती है मैनेजर बनेंगे। डी नंबर। सोफीज बेस्ट फ्रेंड वाज। सोफी का बेस्ट फ्रेंड का नाम था जेंसी। सोफी का बेस्ट फ्रेंड का नाम था जेंसी। ठीक है, आगे। सोफी वाज ए। सोफी किस तरीके की लड़की थी? तो सोफी जो थी वो बहुत ही ज्यादा डे ड्रीमर गर्ल थी। ठीक है, डे ड्रीमर गर्ल थी। आगे बोला गया है बोला जा रहा है एक पॉइंट पे, व्हाई इज जेंसी नॉट एबल टू सपोर्ट सोफीज व्यू? जेंसी कभी भी सोफी का जो मतलब कि इमेच्योर इमेजिनेशन है उसको सपोर्ट क्यों नहीं करती थी? बिकॉज सी इज ए रियलिस्टिक गर्ल। क्योंकि जेंसी एक रियलिस्टिक गर्ल थी एंड बिलीव इन प्रैक्टिकल, और वो प्रैक्टिकल चीजों पे बिलीव करती थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 बोला जा रहा है, व्हाट डज जेंसी एडवाइस सोफी? जेंसी सोफी को क्या एडवाइस देती है? तो जोफी सेंसी को तो जेंसी जो है वो सोफी को बोलती है कि देख बहन, टू बी सेंसिबल। भाई थोड़ा सा सेंसिबल हो जाओ एंड नॉट ड्रीम बिग। और ना खुले आंखों से इतने बड़े बड़े सपने मत देख बहन, थोड़ा सा सेंसिबल हो जा, थोड़ा प्रैक्टिकल सोच। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बोल रहा है 15 नंबर पे, व्हाट डज सोफी ड्रीम अबाउट? सोफी किस चीज का सपना देखती है? तो ऑप्शन नंबर ए, टू बी बिकमिंग एन एक्ट्रेस। हाँ देखो, यहाँ एक्ट्रेस भी है, यहाँ मैनेजर भी है, लेकिन पहले एक्ट्रेस वो बोलती है, इसलिए राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बस हो गया। आगे पोयम सेक्शन है। पोयम सेक्शन हम लोग इसके बाद कवर करेंगे। ठीक है, ताकि छोटा-छोटा वीडियो आए और जल्दी-जल्दी आप लोग उसको देख करके हर एक चीज को कवर कर सको। तो बस हो गया। वीडियो पसंद आई है, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, दबा के वीडियो को शेयर करो, सभी स्टूडेंट तक वीडियो को पहुंचा दो। आज ही और 3 वीडियो आएगा, जिसमें पोयम हो गया, आपका विस्तास का सारा स्टोरी हो गया और एडवांस राइटिंग स्किल का एमसीक्यू। इतना कर लेना, पूरा का पूरा एमसीक्यू आप लोगों का खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर। एग्जाम का टेंशन नहीं लो, बस जो जो चीज पढ़ा रहे वो चीज एकदम जल्दी 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 तरीके से पढ़ लो। ठीक है, बाय, टेक केयर।